নমস্কার, নিউজ ভ্যানগার্ডের পর্দায় আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি। এই মুহূর্তে আপনাদের সাথে আমি রয়েছি অঙ্কিতা। আমরা প্রতিনিয়তই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হই, কিন্তু তার মধ্যেও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বেশ কিছু আলোচনাও আপনাদের সামনে করে থাকি। এবং আজকেও আমাদের এই আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে। যারাই আপনারা ড্রয়িং রুমে বসে আমাদের আজকের এই খবরটি দেখছেন বা আমাদের আজকের এই আলোচনাটি দেখছেন, তাদের জন্য অত্যন্ত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে আমাদের আজকের এই আলোচনা। কারণ সুস্বাস্থ্যই হচ্ছে সব থেকে বড় সম্পদ, এবং সুস্বাস্থ্য রাখা, শরীরকে ঠিক রাখা, সেটাই কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য এবং দায়িত্ব হওয়া উচিত। আর সেক্ষেত্রে মানব শরীরের সবচেয়ে জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ নিয়ে আজকে আমাদের এই আলোচনা। মানব শরীরের যে সবচেয়ে জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুতন্ত্র। আর এই জটিল অঙ্গগুলির রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার সঙ্গে জড়িত একটি বিশেষ চিকিৎসার শাখা হলো নিউরোসার্জারি। আধুনিক প্রযুক্তি এবং উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থার ফলে বর্তমানে ব্রেন টিউমার, এছাড়া বা স্ট্রোক, স্পাইন প্রবলেম সহ বেশ কিছু ইনজুরি সহ বিভিন্ন জটিল যে রোগের চিকিৎসা তা কিন্তু আগের তুলনায় অনেকটাই উন্নত হয়েছে। তাই আজকের আমরা আমাদের এই আলোচনায় জানবো নিউরোসার্জারির আধুনিক চিকিৎসা, নতুন প্রযুক্তি এবং কিভাবে এই শাখা রোগীদের জন্য নতুন জীবন ফিরিয়ে দিতে সাহায্য করে। তাই আমাদের সাথে কিন্তু এই মুহূর্তে যুক্ত হয়ে গেছে বিশিষ্ট চিকিৎসক, যিনি চেন্নাই অ্যাপোলো হসপিটাল থেকে এসেছে। প্রথমেই আমি পরিচয় করাবো ডক্টর बेगेश्वर रवि शंकर। प्रथम आपके न्यूज वैनगार्ड पर्दाय स्वागत जानाচ্ছি। स्वागत है आपका हार्दिक हमारे शो पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इंटरेस्टिंग है, और जो ड्राइंग रूम पे बैठे हमारे आज का प्रोग्राम देख रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अक्सर न्यूरोसर्जरी क्या है और इसका जो तरीका, न्यूरोसर्जरी का ट्रीटमेंट कैसे होता है, वो अक्सर लोग नहीं जानते हैं। तो हमारा आज का ये टॉपिक गुरुत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट भी है। तो इसलिए पहला जो क्वेश्चन है वो है, किन किन बीमारियों का इलाज एक न्यूरोसर्जन करता है? अच्छा, न्यूरोसर्जरी में अभी प्रोस्पेक्ट्स ब्रेन का जो बीमारी हो या स्पाइन का बीमारी हो और पेरिफेरल नर्व्स का कुछ बीमारी हो भी, वो पूरा हम न्यूरोसर्जन ट्रीट कर सकते। सो काफी लोग सोच रहे हैं कि इसको सिर्फ ट्यूमर है तो न्यूरोसर्जन करेगा और चोट हुआ तो न्यूरोसर्जन करेगा। ऐसा नहीं है। अभी हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो अभी वाइडन हुआ है। मतलब कोई आदमी उनको दवा देने में वो किडनी ठीक नहीं हो जाएगा तो उसको भी न्यूरोसर्जरी कर सकते हैं। और पार्किंसंस का दवाइयां लेने में कुछ फर्क नहीं पड़ता है तो उसको भी न्यूरोसर्जरी में डीप ब्रेन स्टिमुलेशन नाम में कुछ कर सकते हैं। सो ऐसा है कि अभी हमारा जो पर्सपेक्टिव है अभी थोड़ा हॉराइजन तो वाइडन हो रहा है। और न्यूरोसर्जरी में बहुत सारा चीजों अभी कर रही हूँ, और इसमें टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस हो रहा है। मतलब कभी कभी चीजों को जो कुछ अब पूरा ओपन करके कर सकते हैं उस अभी एंडोस्कोपी में कर रहे हूँ। और न्यूरो नेविगेशन इस्तेमाल करके ट्यूमर को बिना नॉर्मल टिश्यू निकाल के सिर्फ ट्यूमर का निकाल सकते हैं। और इंट्राऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग वो जब यूज करके हम कुछ डेफिसिट्स, बिना डेफिसिट्स हम पूरा न्यूरोसर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और किन किन बीमारियों में इलाज होता है न्यूरोसर्जन, और फिर स्ट्रोक, कैंसर में कौन कौन सा अभी प्रगति आया है? अभी स्ट्रोक में हम बहुत सारा न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर्स करेंगे। सो इमीडिएटली इमरजेंसी का जो कुछ प्रॉब्लम है तो पहले सिर्फ दवा देके हम वेट कर सकते हैं, पर अभी ऐसा नहीं है। अभी एंडोवास्कुलरली जो कुछ खून का नलियों में ब्लॉक हुआ है वो भी निकाल सकते हैं। सो कार्डियोलॉजी में जैसा वो एमआई होने के कारण वो एंजियो करता है ना, ऐसा न्यूरोसर्जरी में भी करा सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर में भी ऐसे हो सकता है? नहीं, ब्रेन ट्यूमर में हम इंट्राऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग और न्यूरो नेविगेशन इस्तेमाल करके बिना नॉर्मल टिश्यू निकाल के सिर्फ वो ट्यूमर को निकाल सकते हैं, और कुछ डेफिसिट, बिना डेफिसिट हमको अच्छी तरह से रिकवरी दे सकते हैं पेशेंट को। और एक इम्पोर्टेंट है जो एंडोवास्कुलर न्यूरोसर्जरी, ये क्या है? एंडोवास्कुलर ये क्या है, पूरा वो खून के नलियां के अंदर कैथीटर डाल के जो कुछ बीमारियों है, मतलब
स्ट्रोक है या अन्यूरिज्म का कुछ है और AV है मतलब आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन है, उसको ट्रीट करा सकते हैं। सो ऐसा करने में हमको खोलने का कुछ जरूरत नहीं रहेगा, पूरा अंदर से ही कर सकते हैं और पेशेंट क्विकली रिकवरी हो जाएगा। अक्सर हम देखते हैं कि इलाज करने के लिए इंडिया के बाहर जाना पड़ता है, लंदन, अमेरिका। तो इंडिया में और चेन्नई में अपोलो में इलाज कितना अभी है? जो कुछ फैसिलिटीज बाहर दूसरा फॉरेन कंट्रीज में हो वो सब हमारा जगह पे है, हम रोज कर सकते हैं। ठीक है, कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। सो आपको बाहर जाने का कुछ जरूरत नहीं रहेगा। आपका इंट्रा ऑपरेटिव मतलब कुछ टेक्निक्स हो वो सब हमारे पास है। सो पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो है वो सभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बराबर है। ठीक है, सो कुछ जाने का जरूरत नहीं है। सभी हम लोग बहुत एक्सपीरियंस हो और बहुत सारा बीमारियों का इलाज देता हूँ। सो बाहर जाने का कुछ जरूरत नहीं रहेगा। और एक सबसे ज्यादा अभी के बच्चे में भी वो देख रहे हैं, वो है स्पाइन प्रॉब्लम। तो स्पाइन प्रॉब्लम का इलाज कैसे होता है? अच्छा। कैसे कर सकते हैं? हाँ, सो स्पाइन प्रॉब्लम्स बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब पीडियाट्रिक। तो अभी क्लास 2, क्लास 3 बच्चे में भी स्पाइन का प्रॉब्लम हो जाता है। सो स्पाइन का जो बेंड है मतलब स्कोलियोसिस बोलता है या काइफोसिस बोलता है, उसको ट्रीटमेंट करना भी हम करेंगे। और दूसरा है कि कुछ ट्यूमर्स स्पाइन में हुआ है तो वो भी हम ट्रीट कर सकते हैं। और कुछ उम्र वाला मतलब 50-60 इयर्स वाला और बहुत सारा आदमी लोग अभी बैठ के काम करता है IT में, उसको डीजेनरेटिव स्पाइन का डिसीजेस या गर्दन में भी हो जाएगा, कमर में भी हो जाएगा। सो वो भी हम ट्रीट करेंगे। सो डीजेनरेटिव स्पाइन है तो पूरा वो प्रिवेंट करना आसानी बात है। तो और कुछ हुआ है तो उसको भी ट्रीट कर सकते हैं। मतलब डिस्क का प्रॉब्लम हो या डीजेनरेटिव स्कोलियोसिस हो वो भी ट्रीट करेंगे। सो जो कुछ मॉडर्न ट्रीटमेंट रहता है सभी हम करेंगे। एंडोस्कोपी भी कर सकते हैं। क्या सभी स्पाइन प्रॉब्लम्स में सर्जरी का जरूरत होता है? सभी स्पाइन प्रॉब्लम्स को कुछ सर्जरी करने का जरूरत नहीं है। सो 90% का डिस्क का प्रॉब्लम हो वो फिजियोथेरेपी या दवाइयाँ वो सब देने में ठीक हो जाएगा। बट 10% लोग हैं वो उसको जो दवा में ट्रीट नहीं हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता है तो उसको सर्जरी ऑफर करेंगे। और स्पाइन सर्जरी में किस तरह की नया प्रगति आया है आपकी? अच्छा, स्पाइन सर्जरी में अभी एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमीज वो सब करा सकते हैं और मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन भी करेंगे। और अभी जो कुछ स्पाइन का पहले स्पाइन में कुछ स्क्रूज वो सब डालना है तो बहुत पूरा ओपन करके करना चाहिए। अभी ऐसा नहीं है, हमको परक्यूटेनियस स्क्रूज भी डाल सकते हैं। सो जो कुछ बीमारियों को ऐसा कर सकते उसमें करेंगे। सबको मिनिमली इन्वेसिव नहीं कर सकते, सबको परक्यूटेनियस स्क्रू नहीं डाल सकते। सो पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर सम डिसीजेस फॉर विच वी कैन डू दिस। एंड वो सब जो कुछ करता है, जो कुछ इंडिकेटेड है उसमें करने के लिए हमारा पूरा फैसिलिटीज भी है, हम ट्रेन भी हूँ। आप बोल रहे थे कि अभी IT में बहुत लोग काम करते हैं। हम भी जब ऑफिस में आते बैठ के ही काम करना पड़ता है, तो इसलिए स्पाइन प्रॉब्लम अभी जमाने में बहुत ज्यादा है पहले जमाने से। तो क्या आप बोलना चाहेंगे जो बैठ के 12 घंटे 13 घंटे काम करते हैं उसके लिए? ओके, सो फर्स्ट इज यू हैव टू गेट सम सन एक्सपोजर। सो बहुत सारा लोग ऑफिस के अंदर बैठ के एसी रूम में बैठ के काम कर रहे हैं, उसको सनलाइट नहीं मिलता है, इसीलिए विटामिन डी का डेफिशिएंसी बहुत सारा होता है। सो विटामिन डी का डेफिशिएंसी नहीं आना है तो हम थोड़ा बाहर खेलना या कुछ एक्सरसाइज करना वो सब करना चाहिए। सो नंबर 1। नंबर 2 है कि बहुत देर आपको बैठ के स्क्रीन देख के काम करेगा तो बिल्कुल कुछ स्पाइन का प्रॉब्लम हो जाएगा। सो यू हैव टू टेक सम ब्रेक्स। सो मतलब 1 घंटा करना चाहिए। और मोस्टली प्रिवेंट करने के लिए थोड़ा सा गुड काफी लोगों को ट्रीट नहीं करेगा। मतलब ऐसा है कि कुछ मलेरिया का बीमारी है तो अलग अलग करने में कुछ फायदा नहीं है।
और अभी फिजियोथेरेपी में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट्स भी है। हमको IFT अल्ट्रासाउंड थेरेपी में पुराना मेडिकेशन है, बहुत सारा पुराना फिजियोथेरेपी वाले वो तो ट्रैक्शन हो सब देता है, सभी डिसीज को ट्रैक्शन देना जरूरत नहीं है और देने में फायदा भी नहीं रहेगा। सो ऐसा फिजियोथेरेपी करना है तो अभी रोबोटिक फिजियोथेरेपी है, नया लेजर का फिजियोथेरेपी है, अभी पूरा नया नया हुआ है, वो सब इस्तेमाल करने के लिए अब हमारा पास बहुत सारा लोग हैं फिजियोथेरेपिस्ट वाले, वो न्यू ट्रीटमेंट सभी देता है। रिवोल्यूशन में लेटेस्ट एडवांटेज क्या होता है और प्रगति क्या है? हाँ, सो रिहैबिलिटेशन मतलब रिहैबिलिटेशन स्पाइन का अलग है, ब्रेन का अलग है। सो आपको कोई आदमी को ब्रेन का इंजुरी हो या स्ट्रोक हो, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए सिर्फ लिम्ब का फिजियोथेरेपी करना काफी नहीं है। हम उसका स्पीच का थेरेपी भी देना चाहिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, वो उसका जो काम वो पहले किए थे उसमें रिहैबिलिटेट करना चाहिए। सो एक होलिस्टिक फिजियोथेरेपी या रिहैबिलिटेशन करना बहुत जरूरत है और जरूरी है, सो वही करना चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट में है त्रिपुरा, और त्रिपुरा से हर साल जो बोलो तो 30 या 35% लोग अपोलो में जाते हैं, चेन्नई में जाते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, और न्यूरो सर्जरी हो या और कोई सर्जरी हो, तो अपोलो चेन्नई में क्या क्या फैसिलिटीज है, स्पेशली न्यूरो सर्जन में कंसल्ट करना हो तो ट्रीटमेंट प्रोसेस वो कैसा चलता है? सो हम जो कुछ आदमी लोग नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं, त्रिपुरा से आ रहे हैं, तो उसको मदद करने के लिए हम कैंप कंडक्ट कर रहे हो, ठीक है। सो दो महीने में एक बार यहाँ पे आएगा और जो पेशेंट्स उसका कंसल्टेशन करना है तो वो करेंगे। हम इन्वेस्टिगेशंस कुछ लिखकर आपको सजेस्ट करेगा, तो वो करने के बाद हमको टेली कंसल्टेशन में या अपोलो 24/7 ऐप में हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। सो वहां से भी हम उसको कुछ एडवाइस है तो कुछ दवाइयां है तो वो लिख सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। और वहां अपोलो आएगा तो आपको जो कुछ ट्रीटमेंट वर्ल्ड में है सभी ट्रीटमेंट अपोलो में है। सो आपको एक ही जगह पे सभी ट्रीटमेंट्स और रिहैबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी, मतलब एक पूरा इंटीग्रेटेड न्यूरोसर्जिकल ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। सो इसीलिए वो सब पेशेंट को देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। सो इसीलिए यहाँ पे आ रहा हूँ। सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं तो थोड़ा टेंशन में पड़ जाते हैं कि अपोलो चेन्नई में जाएंगे तो कितना समय लगेगा, लेंदी प्रोसेस होगा या फास्ट प्रोसेस होगा, तो ये जो एक गलत इंफॉर्मेशन होता है जो लेंदी प्रोसेस होने का, वो थोड़ा ठीक कर देगा। नहीं, वो तो लेंथी प्रोसेस नहीं है। न्यूरो सर्जरी में थोड़ा रिकवरी, ब्रेन का कुछ सर्जरी है तो रिकवरी थोड़ा देर लगेगी, मतलब। और एक पेशेंट से दूसरा पेशेंट अलग अलग है, मतलब एक ही जैसा हमको नहीं बोल सकते कि ये 3 दिन में ठीक हो जाएगा और ये 10 दिन में ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट यूजुअली पेशेंट्स को 15 डेज में ठीक हो जाएगा। सो हम ऐसा बोलता है कि आप अच्छी तरह से खा रहे हो, सो अच्छी तरह चल सकते हो, आपको डिस्चार्ज कर देंगे। सो उसके बाद तो थोड़ी देर, मतलब 4-5 दिन बाहर रहना चाहिए और फॉलोअप कर सकते हैं। सो आपका खर्चा भी कम करेंगे और आपको पूरा ट्रीटमेंट आपको पूरा हो जाएगा। एक छत के नीचे सब है। हाँ। और सर्जरी और भी एक भयानक चीज है, सर्जरी से अभी भी लोग डरते हैं कि जाएंगे तो सर्जरी हो जाएगा, तो दवाई से भी ठीक हो सकते हैं? सभी बीमारियां दवा में ठीक नहीं हो जाएगा, ओके। बट देयर आर ट्रीटमेंट्स फॉर एग्जांपल मैं बोला कि डिस्क का डिसीजेस हो, उसमें 90% आपको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में ठीक कर सकते हैं, तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे। और ब्रेन का ट्यूमर हो, सभी लोग हमको पूछता है कि ब्रेन का ट्यूमर दवा में ठीक हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं है। ब्रेन का ट्यूमर का हमका जो सिर के अंदर इतना स्पेस है कि दिमाग के लिए, और कुछ चीजों का स्पेस नहीं है, मतलब सो गड्ढा हो जाएगा तो वो तो निकालना ही पड़ेगा। सो वो सब का ऐसा है। सो ब्रेन ट्यूमर का लक्षण क्या होता है? पहले ब्रेन ट्यूमर का लक्षण क्या होता है जो ब्रेन ट्यूमर होने के पहले जो हम समझ सकते हैं का ब्रेन ट्यूमर? सो ऐसा है तो आपको सिर का दर्द हो जाएगा या उल्टी हो जाएगा, देखने में दिक्कत हो जाएगा, बात करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा,
और चलने में कुछ कमजोरी हो जाएगा एक ही साइड पे, या इनकोऑर्डिनेशन हो जाएगा। सो ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो पहले आपका जो न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन को देखना चाहिए। सो बिना एमआरआई करके नहीं पता चलेगी। सो पहले हमको सिर्फ सीटी स्कैन था, अभी एमआरआई बहुत अच्छी तरह से हमको पिकअप करेंगे। भी छोटा सा ट्यूमर है तो भी वो पिकअप करेगा। सो इसीलिए हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कुछ गड्ढा है तो बिल्कुल एमआरआई करना चाहिए। एक एक्सपीरियंस ऐसे शेयर करिए कि जो क्रिटिकल पेशेंट आपके पास आए हैं कंसल्ट के, अभी स्वस्थ है, स्वाभाविक है, ऐसा कुछ। तो बहुत सारा पेशेंट्स ऐसा है। बहुत सारा पेशेंट कभी कभी हमको सोचेगा कि वो या क्या इस पेशेंट ऐसा है, क्या ठीक हो जाएगा या नहीं। मेंटली डिप्रेशन भी आ जाता है ना। हाँ बिल्कुल। स्ट्रोक का पेशेंट है ना, उसको बहुत सारा डिप्रेशन होता है। उसको यही मन में ऐसा रहता है कि क्या हमको ऐसा हो जाएगा, मैं कैसा ठीक ठाक से काम करेंगे। ऐसा एक डाउट है पेशेंट को। हम यही करेंगे कि उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस देगा और रिहेबिलिटेशन करने में उसका इम्प्रूवमेंट होने के कारण वो थोड़ा कॉन्फिडेंट वापस आ जाएगा। और कुछ दवाइयां भी दे सकते हैं, कुछ एंटी डिप्रेशन भी इस्तेमाल करेंगे। वो सब करने में पेशेंट ठीक हो जाएगा। हाँ, और अपोलो चेन्नई में न्यूरो सर्जन का जो कंसल्ट आपने तो बोला कैसे करना है, तरीका कैसा है, तो इसलिए जो आधुनिक जो अभी सिस्टम है, जो सिस्टम के बारे में कुछ बोलिए। So we work on what is known as a spoken hub model. यही है कि हमारा पूरा इंफॉर्मेशन सेंटर्स बहुत सारा है। हम वहाँ पे जाके पेशेंट्स को देखेंगे और वहाँ के डिपार्टमेंट कितना है और न्यूरो सर्जरी में न्यूरो सर्जरी में बहुत सारा डिपार्टमेंट है। मतलब न्यूरो ऑन्कोलॉजी है, न्यूरो मेडिसिन है, कुछ मूवमेंट डिसऑर्डर का न्यूरो सर्जरी है, एपिलेप्सी का सर्जरी है, फंक्शनल न्यूरो सर्जरी है। बहुत सारा है। ये सब दिमाग है। और स्पाइन में हमको डीजेनरेटिव स्पाइन डिसीज है, ट्यूमर का है। ऐसा अलग अलग है। बट द गुड थिंग इज इन अपोलो हम सभी है हमारे पास। स्पेशलिस्ट आपको या इसको कुछ मतलब मूवमेंट डिसऑर्डर का कुछ करना है तो वो भी करा सकते हैं। ऐसा सभी फैसिलिटीज हमारे पास है। अभी जो हमारे वो भी देख रहे हैं हमारे दर्शक है, जो आपके इस बात और हमारे जो आज का प्रोग्राम है वो एंजॉय कर रहे हैं, तो इसके लिए जो भी अभी सोच रहे हैं कि अपोलो चेन्नई में जाएंगे और ट्रीटमेंट करेंगे, तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे न्यूज वैनगार्ड की तरफ से? हाँ सर, I can assure you that you will get the best treatment in the world when you come to us, and we will do nothing less than the best. वही बोल सकते हैं। जो कुछ है, जो कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स है। सभी डिसीज का प्रोटोकॉल्स रहता है। हम इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे। आपको जो कुछ ट्रीटमेंट बाहर मिलता है, सभी यहाँ पे इंडिया में अपोलो चेन्नई में आपको मिल सकते हैं। और वर्तमान हमारा जो लाइफस्टाइल है वो कितना अफेक्ट करता है अब हमें? वी आर लिविंग इन अ वेरी हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट। हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट और कोरोना के बाद हमारा जो बॉडी के अंदर बहुत सारा चेंजेस भी हम नोटिस कर रहा हूँ। स्ट्रोक्स ज्यादा हो रहा है। और अभी पेशेंट लोग थोड़ा अवेयरनेस है, बट इट हैज टू इम्प्रूव। मतलब हाइपरटेंशन है तो, डायबिटिक है तो वो तुरंत ट्रीटमेंट करना चाहिए स्ट्रोक प्रिवेंट करने के लिए। और बहुत सारा आर्टिफिशियल फूड्स या आर्टिफिशियल जो सप्लीमेंट्स हो, वो सब अवॉइड करना जरूरी है। दिस इज माई थॉट अबाउट preventing neurological diseases. और बच्चे को जब सर्जरी करना पड़ेगा तो रिस्क कितना है? हमारा जो रिस्क है, it's the same everywhere in the world. पेरेंट्स का वो क्वेश्चन होता है। Yeah, correct. But it all depends upon what kind of tumor that is. ट्यूमर कौन सा जगह पे है, कितना बड़ा है, कौन सा ट्यूमर है, उसके वजह से हमारा रिस्क तो डिफर हो जाएगा। बट द गुड थिंग इज हमारा पास जो पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट हो या एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हो, वो सभी बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं। जो कुछ रिस्क हो वो
रिस्क के अंदर, मतलब 10% के अंदर ही रहेगा. सो वी कैन डू द बेस्ट फॉर योर चाइल्ड. हाँ, और सर में दर्द ऐसा होता है तो हम, जो मैंने पहले ही बोला, फार्मेसी में हम दवाई आने के बाद वो खा लेते हैं, फिर सेरिडॉन और कुछ तो दवाई तो वो तो सभी के दुकान पे ही होता है, तो कितना डरावना होता है वो सब, कितना हानिकारक होता है? Okay, so the most common headaches probably will get treated. Like, so for example, migraine हो या वो तो बहुत सारा लोग में आता है, और टेंशन रहने वाले को बहुत सारा होता है. बट those will get treated for now. But if it continues, आपको जो 3-4 महीने वो कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यूअसली सुबह से शाम तक होता है, ऐसा है तो आप न्यूरोसर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट को बिल्कुल देखना ही चाहिए. और सिर्फ दवा फार्मेसी से लेके लेना अच्छी बात नहीं है. आप बहुत सारा आपका विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं. मतलब अर्ली कुछ ट्यूमर है तो अर्ली हम ट्रीट करेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छी तरह से मिल सकते हैं. बट वो सब चले जाएगा. अब सिर्फ दवा लेने में जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हो वो आपको मिस हो जाएगा. सो इसीलिए एक कंसल्टेशन करना बहुत जरूरी है. और एक सभी का एक क्वेश्चन होता है, और ब्रेन ट्यूमर के ब्रेन कैंसर होता है, वो एक क्वेश्चन सभी के दिमाग में चलता है. सो जो कुछ ब्रेन ट्यूमर्स हो उसको हम 4 ग्रेड्स में क्लासिफाई कर रहा हूँ. सो ग्रेड 1 ग्रेड 2 वाले तो कैंसर नहीं है, उसको निकाल सकते. पूरा एक ग्रेड 1 है तो पूरा निकालेंगे तो और कुछ करने का जरूरत नहीं रहेगा. ग्रेड 2 पूरा निकालेगा तो थोड़ा वेट कर सकते. बट ग्रेड 3 ग्रेड 4 है तो कैंसर के तरफ जा रहा है, मतलब वो क्लासिफिकेशन कैंसर ही है. सो ऐसा है तो रेडिएशन या कीमोथेरेपी देने का जरूरत रहेगा. सो पूरा हम पैथोलॉजी में, मतलब वो टिश्यू का बायोप्सी करके वो पूरा पैथोलॉजी में हमको पता चलेगी कौन सा ग्रेड है. सो ग्रेड के कौन सा ग्रेड है वो सारा ट्रीटमेंट कर सकते हैं. और एक्सीडेंट में हैंड कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में ठीक हो जाएगा. वो सब पता चलने के लिए बिल्कुल सीटी करना चाहिए. नहीं है वो तो होश में है, कुछ किचनी वो सब नहीं है, ऐसा है तो थोड़ा वेट करके कर सकते हैं कुछ. सो वो आपका न्यूरोसर्जन ही डिसाइड करना चाहिए, आप अपने आप से डिसाइड नहीं करना है. उटपटंग कुछ सवाल तो हर सबके दिमाग में होता है, और मैं कुछ उटपटंग सवाल ही पूछ रही हूँ क्योंकि दर्शक भी वही उसके दिमाग में चलता है. ऑपरेशन के बाद मेमोरी लॉस का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है? सभी पेशेंट्स को मेमोरी लॉस होने का चांसेस नहीं है. सो वी हैव अ मेमोरी कॉर्टेक्स, मतलब टेम्पोरल लोब हो या फ्रंटल लोब हो, उसमें मेमोरी का जगह है, अलग अलग जगह है दिमाग में एक फंक्शन के लिए. सो मेमोरी का जो जगह पे आपको चोट हुआ है या ट्यूमर हो तो मेमोरी लॉस होने का चांसेस है. सभी पेशेंट्स को नहीं होता है. माइग्रेशन का जो पेन होता है वो स्वाभाविक है या इसमें भी कुछ? सो माइग्रेन का जो पेन है वो लॉट ऑफ हार्मोनल प्रॉब्लम्स के वजह से भी हो सकते हैं. मतलब लेडीज को या मेंस्ट्रुअल पीरियड के आसपास में ऐसा हो जाएगा. और some patients, because of stress, it can happen. So migraine is totally treatable, preventable also. So some preservatives वाला वो जो खाना का चीज है ना, वो सब अवॉइड करना चाहिए. टी कॉफी बहुत सारा अवॉइड करना है, एडिक्वेटली हाइड्रेट करना चाहिए, और कुछ स्ट्रेस एनवायरनमेंट से निकलना चाहिए. So, और हमारे दिमाग में सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा ब्रेन, तो उसको हम ठीक रखेंगे या स्वाभाविक रखने के लिए क्या करना चाहिए सबको? So you have to keep yourself active. So एक्टिव रहना चाहिए, नया चीजों सीखना चाहिए, मतलब न्यू लैंग्वेजेस सीखना है, कुछ आर्ट का कुछ है तो वो भी सीखना चाहिए, और यू हैव टू कीप एडिंग मोर वर्क टू योर ब्रेन. सो आइडल रहेगा, सिर्फ वो शॉर्ट्स या वीडियो देख के रहेगा तो वो it is not good for your health. So screen time has to be reduced.
सो स्क्रीन टाइम बहुत सारा है तो आपका पूरा डोपामिन सर्ज में ही रहेगा, मतलब डोपामिन एक हार्मोन केमिकल है, न्यूरोकेमिकल है, वो बहुत सारा ज्यादा जो हो जाएगा तो आपको अटेंशन नहीं मिलेगा, मतलब अटेंशन। अभी के समय में हम यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा में ज्यादा ही अपना समय बिताते हैं, तो कुछ रोग होता है या कुछ डिजीज होता है तो हम वही की टाइप रील्स मोबाइल में आना चालू हो जाता है, और यहाँ पे जो हमको सलाह देते हैं हम वही मान लेते हैं, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। हाँ, रील्स में बोला तो वही ठीक है, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? हमारे लोग ये ऐसा सोच रहे हैं कि जो कुछ रील्स में बोल रहे हैं वो तो सच है, ऐसा नहीं है। सो इट हैज नो क्रेडिबिलिटी, मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्रेडिबिलिटी भी नहीं है। सो इट्स नॉट अ डॉक्टर हु इज पुटिंग अप द रील्स। जो कुछ आदमी वो रील्स डाल रहे हैं ना, वो उसको मेडिसिन में कुछ भी नहीं पता चलेगा, बट हम सोच रहे हैं कि वो रील्स में जो बोल रहा है तो ठीक है, ऐसा नहीं है। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू मीट अ डॉक्टर। सो डॉक्टर से मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमको पता चलना है कि कौन सा बीमारी आपको हो। सो दे माइट बी टॉकिंग अबाउट सम अदर डिसीज, आपको जो अलग डिसीज रहेगा, सो यू माइट बी ट्रीटिंग इट रॉन्ग। सो सेल्फ ट्रीटमेंट इज अ वेरी डेंजरस थिंग, सो वो नहीं करना है। और ग्रामीण इलाकों में न्यूरो सर्जरी क्या है, उसका अवेयरनेस जो फैलाना कितना जरूरी है अभी के समय में? अभी सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली न्यूरो सर्जरी का जो अवेयरनेस है ना, वो स्ट्रोक में होता है। सो कोई आदमी को हार्ट अटैक हो जाएगा तो उसको बहुत सारा दर्द होता है, सो दर्द की वजह से वो तुरंत हॉस्पिटल जाएगा, बट स्ट्रोक में ऐसा नहीं है। सो पेशेंट को एक साइड में कमजोरी होएगा, नहीं तो एक साइड में वो उसका मुंह थोड़ा डिविएट हो जाएगा, वो सोचेगा कि कल ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सो ऐसा है तो तुरंत हॉस्पिटल जाना है। सो 4 आवर्स के अंदर जाएगा तो कुछ MRI करके हमको एक दवा देने में वो ठीक होने का चांसेस है, नहीं है तो एंजियो करके ठीक करने का चांसेस बहुत रहेगा। सो दैट इज वन प्लेस वेयर आपको पता चलना है कि न्यूरो सर्जरी में ये सब कर सकते हैं। सो दैट इज वन थिंग। और दूसरा है कि ट्यूमर्स में, सो ट्यूमर छोटा है तो आपका जो नॉर्मल ब्रेन का डेफिसिट कम हो जाएगा। सो सिर दर्द होने के कारण एक MRI करने में इतना आप काफी लोग सोच रहे थे खर्चा ज्यादा हो रहा है MRI करने में, बट द अमाउंट ऑफ ट्रीटमेंट दैट यू कैन गिव, मतलब आपको डायग्नोस करने में हमको एक नंबर 1 है आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है कि कुछ नहीं है। दूसरा है कि कुछ गड्ढा छोटा वाला है तो वो तो तुरंत ट्रीट कर सकते हैं। सो वो सब MRI करना जरूरत रहेगा। सो ऐसा है कि हम डॉक्टर से मिलना काफी इम्पोर्टेंट है, या न्यूरो सर्जन का कुछ क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या, और लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन है वहां पे और नेट में ऐसा। सो वो इंफॉर्मेशन को डीबंक करना है, हमको यही करना है कि वो तो सच क्या है हमको पता चलना है। सो इसके लिए हम न्यूरो सर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना काफी जरूरत है। और चेन्नई अपोलो से आप आए हो और हमारा इतना वार्तालाप हुआ, तो अब क्या बोलना चाहेंगे त्रिपुरावासी के लिए? अच्छा, आपको जो भी प्रॉब्लम हो न्यूरो का, आप हमके साथ कंसल्ट कर सकते। सो कंसल्ट करने के लिए आपका इंफॉर्मेशन सेंटर भी यहाँ है, वहाँ आके हमें 2 महीने में एक बार आएगा, उस समय आप मेरे से कंसल्ट कर सकते। दूसरा है कि आपको टेली कंसल्टेशन मीडियम है अपोलो में। सो इंफॉर्मेशन सेंटर से आप पूछना है तो वो टेली अभी वीडियो कंसल्टेशन करा सकते, आपको जो कुछ क्वेश्चंस हो वो सब पूछ सकते हैं अभी। और तीसरा है अपोलो 24/7 ऐप में हमारा अपॉइंटमेंट मिल सकते, उसमें भी हम कांटेक्ट कर सकते। और वेबसाइट है आपका? हाँ, वेबसाइट है, अपोलो का वेबसाइट है, उसमें जो कंसल्टेंट्स का पूरा क्वालिफिकेशन की एक्सपीरियंस सभी लिखा है। सो इट्स इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई योर कंसल्टेंट, हमको बात कर सकते हैं इस प्रॉब्लम में। अंतिम पड़ाव पे है हम अभी, तो लास्ट क्वेश्चन है कि न्यूरो सर्जरी के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि फिजियोथेरेपी करना है, तो अक्सर देखा जाता है कि पेशेंट 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो फिजियोथेरेपी कर लेता है, फिर वहां से बंद हो जाता है, तो वो कितना खतरनाक होता है? वो उसमें आपको फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आप कंटिन्यूअस कुछ बीमारियों को कंटिन्यूअस देना चाहिए।
सो कुछ कुछ बीमारियों का आप एक हफ्ते करने काफी है। सो ऐसा है। सो जो कुछ आपका डॉक्टर एडवाइस कर रहे हो ऐसा करना है। ऐसा नहीं है कि आप 3 दिन करके वो ठीक हो जाएगा तो आप छोड़ना है, ऐसा नहीं है। सो इट इज अ वे ऑफ ट्रेनिंग योर बॉडी। सो योर बॉडी हैज टू नो। सो आपको मेमोरी होना चाहिए, आपको मसल मेमोरी होना चाहिए, आपका जो पॉस्चर का करेक्शन हो भी वो आप नॉर्मल बनाना चाहिए। सो ऐसा। सो फिजियोथेरेपी जो कुछ आपका डॉक्टर एडवाइस कर रहे हो सो इतना दिन आप करना चाहिए। सो और जो है फैटी लिवर, शुगर और थायराइड, वो जेनेटिकली कुछ होता है, परसेंटेज तो कुछ आता है, तो न्यूरो में भी कुछ ऐसा होता है? न्यूरो में कई डिसीज को ऐसा रहेगा, मतलब न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 2 या कभी कभी होता है, या और पार्किंसंस भी थोड़ा ऐसा होने का चांसेस है। बट इट इज नॉट नेसेसरी। मतलब इट्स नॉट आपका पिताजी को ऐसा पार्किंसंस है तो चाइल्ड को आना जरूरत है, ऐसा नहीं है। सो कभी कभी आदमी को आएगा, कभी कभी नहीं आएगा। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू कीप आई आउट। मतलब आपको आने का रिस्क है तो थोड़ा याद रखना है कि ऐसा होने का चांसेस है। सो यू हैव टू गेट ट्रीटेड और कंसल्ट अर्ली। सो ऐसा है। थैंक यू স্যার টাইম দিনে के लिए। আমরা কিন্তু কথা বলছিলাম আজকে নিউরো সার্জারি নিয়ে, যে নিউরো সার্জারি বর্তমান যুগে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অনেকেই হয়তো বা এই বিষয়টা সম্পর্কে সচেতন নয়, বা এই বিষয়টা সম্পর্কে অনেকেই এখনো পর্যন্ত চিকিৎসকের পরামর্শ নেননি। তাই চেন্নাই অ্যাপোলো হাসপাতাল তাদের যে ডালি নিয়ে তারা হাজির হয়েছে, তাদের যে পরিকাঠামো, সেই পরিকাঠামো ইনফ্রাস্ট্রাকচার সবটাই কিন্তু আপনাদের জন্য রয়েছে। তাই যারাই ভাবছেন বা টিভির ওপারে বসে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন, তারা কিন্তু আজ আমরা ভাবতে পারি যে আপনাদের সমস্ত প্রশ্নের জবাব আজকের এই অনুষ্ঠান থেকে আপনারা পেয়ে গেছেন। তবে আর দেরি কিসের? যারাই মনে করছেন যে রাজ্যের বাইরে গিয়ে ট্রিটমেন্ট করবেন, চিকিৎসা করবেন, তারা কিন্তু একবার অ্যাপোলোতে যেতেই পারেন। এবং যেহেতু চিকিৎসক তিনি আমাদের সাথে রয়েছেন, অবশ্যই ত্রিপুরা থেকে গেলে হেল্প তো কুছ করেंगे आप ত্রিপুরাবাসী के लिए। ত্রিপুরার জন্য, এবং আমি বলে দিয়েছি এবার হেল্প তো করবেনই। তাই যারাই যাবেন চেন্নাইয়ের অ্যাপোলোতে, তারা অবশ্যই কিন্তু এই বিষয়গুলি সম্পর্কে, বা বিশেষ করে যারা এই মাথা ব্যথায় মাইগ্রেনের সমস্যায় ভুগছেন, তারা কিন্তু অবশ্যই ট্রিটমেন্ট করাতে পারেন। আজকের আমাদের এই স্বাস্থ্য সম্পর্কের আলোচনা এখানেই শেষ করছি। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা ফিরে আসবো রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ নিয়ে। এই মুহূর্তে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি।